Hello students, this is R.P. Verma. I welcome you all in my Mother India Law classes Srikanganagar. बच्चों आज हम बात करेंगे द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। दो बातें हमें आज समझनी है इस एक्ट में। पहली, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है। दूसरी, कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी पार्टीज क्या हैं। जैसे अपन ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर एक सेलर होता है, एक बायर होता है। गिफ्ट में एक डोनर होता है, एक डॉनी होता है। किसी भी ट्रांसफर में एक ट्रांसफरर होता है, एक ट्रांसफरी होता है। उसी तरह जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी पार्टीज जो है वो क्या है। जनरली जो स्टूडेंट्स जुडिशरी की प्रिपरेशंस में हैं उनका एक बड़ा कॉमन इशू रहता है कि सर हमें यह समझ नहीं आ रहा कि कौन ड्रॉवर है, कौन ड्रॉवी है, पेई कौन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड क्या है। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको कोई सेक्शंस रटाने वाला नहीं हूं, मैं आपको कोई डेफिनेशंस पढ़ के सुनाने वाला नहीं हूं। मेरे इस छोटे से लेक्चर के बाद अगर आप में से एक भी स्टूडेंट ये बोलता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ नहीं है, कर लेंगे, इट मीन्स आई हैव परफॉर्म्ड माई ड्यूटी, मेरा ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका 1881 में आया। तो इससे पहले इंडिया में जो पैसों का लेन देन था वो किस तरह से होता था। तो यहां पे देखिए बच्चों, आपको एक वर्ड मिलेगा हुंडी। हुंडी पे हम एक अलग क्लास रखेंगे, आज हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप यूं समझिएगा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं एक सेठ जी के पास गया, सेठ जी ने मुझे एक कागज पे कुछ लिख के दिया और कहा कि मुनीम के पास जाओ, मैं उस कागज को ले जाके मुनीम को दे देता हूं और मुनीम मुझे कुछ पैसे दे देता है। तो दैट पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड हुंडी। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इस हुंडी सिस्टम से अंग्रेजों को इश्यूज थे, इसी वजह से वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लेके आए। लेकिन अगर हम इस एक्ट को ध्यान से देखें तो इसके अंदर यह भी है कि आप अगर चाहें तो आपका जो हुंडी सिस्टम है वो चलता रहेगा। तो इसका मतलब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, ये आपके काम की बात बता रहा हूं, अगर प्रैक्टिस ऑफ हुंडी है यानी कि हुंडीज के थ्रू आपकी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही हैं, तो ये एक्ट उनको किसी तरह से रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं तो इस एक्ट में क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास 1881 जो आपका नंबर है, इसका मतलब यह है कि वी आर गोइंग टू स्टडी एन इंग्लिश लॉ। तो पहली बात तो आप ये दिमाग में बिठा लीजिएगा कि हम एक इंग्लिश लॉ पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं और इसकी जो सोल है, इसकी जो आत्मा है, वो अब इंग्लिश नहीं इंडियन हो गई है। 138 आप सभी लोगों के सिलेबस में है जिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर 138 से पहुंचने से पहले, वहां तक पहुंचने से पहले बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो यहां पे 1881 जो है वो सिर्फ ये बताता है कि ये एक इंग्लिश लॉ है। दूसरा आपके सामने वर्ड है नेगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट। तो पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट वर्ड क्या है। तो देखिए बच्चों, जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हम पढ़ते हैं तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट वर्ड को डिफाइन किया हुआ है। आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे जो इंटरप्रिटेशन क्लोज है वहां पे आपको प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मिल जाएगी, नोटिस की डेफिनेशन मिल जाएगी, वहीं पे ही आपको इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन भी मिलेगी। हम सिर्फ यहां पे ये देखते हैं कि ऐसा कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जिससे आपके राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, मेरी ड्यूटीज क्रिएट हो रही है, या मेरे राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, आपकी ड्यूटीज क्रिएट हो रही है, दैट रिटन डॉक्यूमेंट इज इंस्ट्रूमेंट।
दैट रिटन डॉक्यूमेंट में कैन बी टर्म्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एक रिटन डॉक्यूमेंट से। हुई बात क्लियर? अब हम बात करें कि इंस्ट्रूमेंट वर्ड जो है वो हम जनरली और कहां यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक डॉक्टर से पूछूं कि डॉक्टर साहब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो वो ये कहेंगे कि भाई ऑपरेशन थिएटर में हमारे पास जो सीजर्स हैं, जो क्लिप्स हैं, वो सारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे। मैं किसी मिस्त्री से पूछूं कि भाई बता इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो कहते हैं साहब ये जो पेचकस है, ये जो हमारे पास प्लास है, ये सब क्या इंस्ट्रूमेंट है। तो बच्चों यहां पे आप देखिएगा, एक इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका नेचर इन फ्यूचर चेंज नहीं होता। कैसे? आज अगर मेरे हाथ में एक पेचकस है और वो मैं आपको दे दूं तो वो पेचकस ही रहेगा। वो नट बोल्ट खोलते हैं ना, क्या वो पेच वगैरह उससे खोलते हैं जो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके हाथ में सीजर्स है और वो मेरे हाथ में आ गई तो भाई वो कैंची ही रहेगी, सीजर्स ही रहेगी। तो एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसका नेचर चेंज नहीं होगा। आपने मुझे चेक दिया है, मैं आगे किसी को दे रहा हूं तो वो चेक ही रहेगा, वो प्रॉमिसरी नोट नहीं हो सकता, वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसका नेचर चेंज नहीं होता, जिससे राइट्स और ड्यूटीज क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, विलेख हिंदी में बोलते हैं। अब आती है बात नेगोशिएबल की। तो नेगोशिएबल का मतलब होता है फ्रीली, इजीली, अगर कोई डॉक्यूमेंट हैंड ओवर हो जाए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। अगर कोई डॉक्यूमेंट हैंड ओवर हो रहा है, वन हैंड टू अनदर हैंड जा रहा है, सच टेंडेंसी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड नेगोशिएबिलिटी। तो इसको बोलते हैं प्रक्रामण, ऐसा कुछ हिंदी में शब्द है। तो आपके पास चेक है और वो इजीली मेरे पास आ गया, मैंने आगे एक्स को दे दिया, फिर उसने वाई को दे दिया, फिर जेड को दे दिया। 3 मंथ का हमारे पास टाइम है। इन 3 महीने में कितने ही लोगों के पास वो जा रहा है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये एक्ट परमिट कर रहा है। तो वो जो नेचर है राइटिंग में है, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट है, और वो आगे से आगे हाथों में भी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब बच्चों यही बात मैं आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दे के समझा रहा हूं। कैसे? देखिएगा, एक एक्स है जिसने वाई को 1 लाख रुपया उधार दे दिया। एक्स ने वाई को 1 लाख रुपया उधार दिया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये तो क्रेडिटर हो गया और ये डेटर हो गया, यही हुआ ना। अब यहां पे वाई क्या करता है, भी पैसे कल को एक्स वाई से मांगेगा तो किस बेस पे मांगेगा। तो वाई क्या करता है, यहां पे एक डॉक्यूमेंट लिखता है एक्स की फेवर में। क्या लिखता है देखिए, आई प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू एक्स। ठीक है, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल लेके चल रहे हैं। यहां पे वाई ने एक्स को ये लिख के दे दिया कि भाई मैं आपको 1 लाख रुपए भुगतान करने का वचन देता हूं। डेट वगैरह सारी मेंशन है, वो सारी बातें अपन समझ जाएंगे, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट का कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं होती। तो सिर्फ एग्जांपल आपको बता रहा हूं। तो यहां पे आई प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू एक्स, ये बात किसने लिख के दे दी, डेटर ने, यानी कि वाई ने। अब मान लेते हैं बच्चों कि ये डेट ये इन्होंने लिखा है 1 जनवरी 1970 को, 1870 कर लेते हैं, अपन थोड़ा पीछे चलते हैं। 1870 को किसने लिखा, वाई ने लिखा एक्स को, कितनी तारीख को, 1 जनवरी को। और ये 1 साल आपका पूरा हो रहा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1 जनवरी 1871 को 1 साल पूरा हो रहा है। अब यहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, उसको समझिए। एक्स अपना पैसा 1 जनवरी 1871 से 1871 से पहले नहीं मांग सकता, यही उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। पर बच्चों एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, मान लीजिए इस एक्स को बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की, इसका बिजनेस में घाटा हो गया,
काफी बड़ा लॉस हो गया और इसके पास पैसे नहीं है, तो क्या ये इस वाई से 1 जनवरी 1871 से पहले पैसे ले सकता है क्या? तो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 जनवरी 1871 का है, इससे पहले अगर आप पैसे मांग रहे हो तो इट मे बी टर्म्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अब बेचारा ये एक्स जो है वो अपना माथा पकड़ के बैठा है, क्या करे बेचारा बताओ। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर एक अंग्रेज भाई साहब जो हैं वो इसके पास आए, एक्स के पास, और इसको कहा भाई देख प्रॉब्लम क्या है तेरी। तो एक्स ने कहा कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन वाई कहता है मैं तो आपको 1 जनवरी 1871 से पहले नहीं दूंगा। अब बताओ मैं कहां जाऊं, मेरा पैसा है वाई के पास लेकिन फिर भी मैं ले नहीं सकता। तो यहां पे इस अंग्रेज भाई ने एक बड़ी सिंपल सी बात इसको कही एक्स को कि चल भाई तेरे को पैसे तो नहीं दे रहा ना, पर एक छोटा सा काम तो कर सकता है ना भाई। तो एक काम कर, वाई से इस डॉक्यूमेंट पे ये वर्ड लिखवा ले और ऑर्डर, और फिर देख कमाल। वाई ने पैसे देने से मना कर दिया, कहता मैं तो देता नहीं भाई 1871 से पहले। तो कहा चल मत दे यार कोई बात नहीं, तो ये तो लिख देगा और ऑर्डर। उसने कहा इसमें कौन सा टैक्स लगना है, उसने यहां लिख दिया। अब हमारे सामने स्टेटमेंट आ गया, आई प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू एक्स और ऑर्डर लिखा। अब ये बेचारा एक्स जो है उस अंग्रेज को पूछते कि भाई बता अब इसका फायदा क्या है। तो अंग्रेज कहता है बेटा फायदा ही फायदा है, अब तो इसका नुकसान क्या है। अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो तू मुझे सेल कर दे, और ये ले तेरे को 1 लाख रुपए मैं दे रहा हूं। यानी कि वो जो डॉक्यूमेंट जो वाई ने एक्स की फेवर में लिखा था, एक्स ने वो डॉक्यूमेंट उठा के इस जेड को, इस अंग्रेज को दे दिया। और जैसे ही 1 जनवरी 1871 आई, ये अंग्रेज पहुंच गया इस वाई के पास, ला भैया 1 लाख विद इंटरेस्ट दे। वाई कहते भाई साहब आप कौन हो, मैंने तो पैसे एक्स को दिए थे, एक्स को बुलाओ। कहते बेटा एक्स का तेरे को कोई लेना देना नहीं है, तेने क्या लिखा है देख ध्यान से, एक्स और ऑर्डर। इसका मतलब यह है कि मैं एक्स को या उसके आदेशानुसार भुगतान करने का वचन देता हूं। तो इसका मतलब एक्स अगर आ जाता तो अच्छी बात थी। अब एक्स ने क्या किया है ध्यान से देख, इसी डॉक्यूमेंट के पीछे मेरा नाम लिख के और नीचे साइन किए हुए हैं। इसका मतलब एक्स ने तुझे ऑर्डर दे दिया है कि तू ये पेमेंट किसको कर, जेड को कर, तुझे करनी पड़ेगी और वाई को करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो पहला डॉक्यूमेंट था यहां तक, इट वॉज ओनली ए प्रोमिसरी नोट। नो डाउट इट कैन बी टर्म्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट, बट इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट तो है क्योंकि रिटर्न में है, बट इट इज नॉट नेगोशिएबल। पर जैसे ही ये वर्ड लिख दिया और ऑर्डर, नाउ इट हैज बिकम नेगोशिएबल। तो जैसे ही और ऑर्डर वर्ड लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स अगर आदेश दे दे और किसी और को पेमेंट करने के लिए कह दे तो आप मना नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स ने वो जेड के नाम कर दिया, जेड को पेमेंट मिल जाएगी। तो बताओ एक हाथ से दूसरे हाथ में आ गया कि नहीं आ गया। अब यहां पे जेड जो है इससे भी वेट नहीं हुआ, 1 जनवरी 1871 तक इसको भी वेट नहीं हुआ। इसने क्या किया, उसे आगे ए को दे दिया, ए ने आगे बी को दे दिया, बी ने आगे सी को दे दिया। अरे भाई ड्यू डेट से पहले भला ही आप 50 लोगों को दे दो, 500 लोगों को दे दो, क्या प्रॉब्लम है। जो भी लास्ट पार्टी होगा उसको पेमेंट करने के लिए वाई बाउंड है। तो बच्चों दिस टेंडेंसी ऑफ द प्रोमिसरी नोट इज नाउ कैन बी टर्म्ड एज दिस प्रोमिसरी नोट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझ आई बात। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हर प्रोमिसरी नोट जो है जरूरी नहीं है कि वो नेगोशिएबल हो।
जरूरी नहीं है कि हर चेक जो है वो नेगोशिएबल हो। अगर आपने उस पर नॉट नेगोशिएबल कर दिया तो एक बार तो बैंक जो है वो क्वेश्चन राइज कर देगा, हालांकि वो भी नेगोशिएबल हो सकता है क्योंकि आपके इस एक्ट के अंदर है तो होएगा ही। लेकिन हमें एक सिंपल सी बात, जो इसकी जो वर्डिंग है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चेक के मामले में मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि अगर नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है तो क्या वो नेगोशिएबल होगा, वो हम चेक के मामले में देखेंगे। अभी सिर्फ हमें एक छोटी सी बात समझनी है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है जरूरी नहीं है कि वो नेगोशिएबल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये भी जरूरी नहीं है कि इसी एक्ट में आते हो। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके इस एक्ट में कवर नहीं होते। मीनिंग क्लियर हो गया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का भी आपका ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो एक हाथ से दूसरे हाथ में इजीली चला जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे आप लोगों ने पोस्टल ऑर्डर देखा होगा, है ना? अपन पोस्ट ऑफिस जाते हैं, कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं या कोई किसी डॉक्यूमेंट के साथ अपने को अटैच करनी होती है अमाउंट, तो अमाउंट की बजाय अपन क्या करते हैं, पोस्टल ऑर्डर लेते हैं। अब वो पोस्टल ऑर्डर जो लिया है, मान लीजिए कि मैं 500 के पोस्टल ऑर्डर से लेके आया, मैंने टेबल पे रखे, आपको ज़रूरत थी आप ले गए, उठा के नहीं मैंने दिए हैं, तो नाम मेरा लिखा हुआ था ना आपका लिखा हुआ था। 100 रुपीज़ का नोट आप सभी की पॉकेट में होगा, उठा के देख लीजिए किसी का नाम लिखा हुआ है क्या? लेकिन है तो वो भी रिटर्न में ना, तो है तो वो भी इंस्ट्रूमेंट। लेकिन वो 100 रुपये अगर मेरी जेब में है तो मेरे, आपकी जेब में तो आपके, तो नेगोशिएबल हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो नेगोशिएबल हैं, पर वो सारे आपके इसमें कवर नहीं होते। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, जिन बच्चों ने कंपनीज लॉ ढंग से पढ़ा है तो वहां पे आपके सामने एक वर्ड आएगा शेयर वारंट। हालांकि जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट की कंसेप्ट है, शेयर वारंट की नहीं है। लेकिन फिर भी किसी इंटरव्यू में हमसे पूछ ले कि शेयर वारंट क्या होता है, तो कंपनी ने अगर मुझे एक डॉक्यूमेंट इशू किया है मेरे नाम से और उसमें सारी डिटेल है शेयर्स की, तो दैट इज कॉल्ड ए शेयर सर्टिफिकेट। पर कंपनी ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट मुझे इशू कर दिया, उसमें शेयर्स की डिटेल तो है पर मेरा नाम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो मैंने आपको दे दिया तो भी यहां पर ट्रांसफर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब भैया अपन जाए सेल डीड लिखे, ये करे वो करे, कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम तो लिखा नहीं हुआ, मैंने उठा के आपको दे दिया, आप जाओगे डिविडेंड ले लोगे क्योंकि नाम तो किसी का है नहीं। तो वो भी क्या हो गया, नेगोशिएबल हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन वो चीज आपकी कंपनी एक्ट में ही कवर होती थी, इस एक्ट में कवर नहीं होगी। तो फिर यहां पे क्या कवर होगा बच्चों? तो सेक्शन 13 की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सेक्शन 13 में यह कहा गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट, वचन पत्र जिसको बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय पत्र, और तीसरा चेक। अब इसके बाद में मेरा काम रहेगा कि मैं आपको यह बताऊं प्रॉमिसरी नोट क्या होता है और उसमें कौन कौन सी पार्टीज हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और उसमें कौन कौन सी पार्टीज हैं, चेक किसे कहते हैं और उसमें कौन कौन सी पार्टीज हैं। तो अगर पार्टीज की कंसेप्ट आपकी माइंड में क्लियर हो गई तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप में से हर स्टूडेंट ये कहेगा कि अब इस एक्ट से हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। तो अब देखिए हमारे पास हम पहला डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, प्रॉमिसरी नोट, वचन पत्र। तो पहली बात तो कि वचन पत्र होता क्या है? प्रॉमिसरी नोट का मतलब होता है ऐसा डॉक्यूमेंट बाय विच वन पर्सन promises to another to pay a certain sum of amount after a specified period of time। एक निश्चित धन राशि भुगतान करने का वचन जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, एक निश्चित तिथि को या निश्चित समय के बाद, तो उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। चलिए ये बात आपको सेक्शन 4 में मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर आपको 1 लाख रुपए उधार दे रहा हूं 1 साल के लिए,
तो आपको मुझे ये लिख के देना पड़ेगा, आई प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू आरपी वर्मा और ऑर्डर। ये ध्यान रखिएगा, प्रॉमिसरी नोट में अगर आपने और ऑर्डर नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो खाली प्रॉमिसरी नोट ही रहेगा। और ऑर्डर लिखने से ही वो नेगोशिएबल होगा। तो आपको क्या लिखना है, आई प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू आरपी वर्मा और ऑर्डर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा डॉक्यूमेंट आप शो कर रहे हैं दैट इज प्रॉमिस टू पे, दैट इज रिलेटेड विद प्रॉमिस टू पे, सच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ए प्रॉमिसरी नोट। अब हम बात करते हैं भी प्रॉमिसरी नोट के अंदर जो पार्टीज हैं वो क्या क्या है। तो देखिए बच्चों, यहां पे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है क्रेडिटर और एक लिखा है डेटर। भाई अगर मैंने पैसे दिए तो मैं क्रेडिटर हूं और आपने पैसे लिए हैं तो आप डेटर हो गए, ऑब्वियस सी बात है। भाई आप देनदार है और मैं लेनदार हूं, है ना। अब एक बात आप यहां ध्यान रखिएगा कि ये क्रेडिटर और डेटर वर्ड मैं सिर्फ यूज कर रहा हूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्रेडिटर डेटर वर्ड यूज नहीं है। ये बात भी आप माइंड में रखिएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहां पे आप देखिएगा कि हमारे सामने एक एक्स है और एक वाई है। एक्स क्रेडिटर है और वाई डेटर है। और आपको बात सिर्फ इतनी सी समझनी है कि एक्चुअल में प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, प्रॉमिस टू पे। तो एक्स ने तो वाई को पैसे दे दिए 1 साल के लिए, जैसे मान लीजिए आज दिया है तो आज से 1 साल बाद एक्स वाई से पैसे मांगेगा, है ना। तो यहां पे जो प्रॉमिस टू पे है वो कौन कर रहा है, इसने तो दे दिए ना। अब टाइम पे भुगतान करने की बात किसकी है, वाई की है। तो एक्चुअल में वाई जो है वो एक्स को प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं तुझे इस तारीख को इतने पैसे दे दूंगा। तो आप सोच के बताइएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो लिखेगा कौन। ऑब्वियसली बात है कि वो डॉक्यूमेंट लिखेगा कौन। तो यहां पे अगर हम सेक्शन 4 की लैंग्वेज में जाएं तो यहां पे वाई जो है वो प्रॉमिस कर रहा है और वाई ही उस डॉक्यूमेंट को लिखेगा। तो इसलिए यहां पे डेटर की बजाय हमें क्या वर्ड यूज करना है, मेकर, हिंदी में बोलते हैं लेखक, बस मेकर वर्ड हो गया। अब पेमेंट किसको करनी है, एक्स को करनी है। और आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो ये बात क्लियर कर रहा है कि जिसकी पॉकेट में पैसे जाएंगे उसको हम बोलते हैं पेई। उसको क्या बोलेंगे, पेई, आदाता, हिंदी में बोलते हैं आदाता। तो इसका मतलब ये क्रेडिटर वर्ड जो मैंने लिखा हुआ है, इस क्रेडिटर की जगह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपको क्या वर्ड मिलेगा, पेई। तो देखिएगा अब हमारे सामने 2 पार्टी है, मेकर और पेई, बस यही 2 पार्टी है। लेकिन आपको नाम थोड़े से ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। कैसे, अब यहां पे आप देखिएगा इसने लिखा और इसको दे दिया। अब ये डॉक्यूमेंट किसके पास रहेगा, हु विल बी द पोजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट का कब्जाधारी कौन होगा। आप बताओ किसके पास रहेगा। इसने पेमेंट करनी है ना, तो ये 1 साल बाद इसके पास जाएगा कि भाई ये देख तेरी राइटिंग है ना, देख तेरे साइन भी किए हुए नीचे, ला दे पेमेंट, इसको देनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में वो डॉक्यूमेंट किसके पास रहेगा, वो डॉक्यूमेंट रहेगा इस एक्स के पास। तो जिसको हमने पेई कहा था वही उसका दूसरा नाम क्या हो गया, होल्डर, यानी कि धारक। तो बच्चों को कंफ्यूजन यहां हो जाती है कि यार पेई और होल्डर कोई अलग अलग तो नहीं है क्या। नहीं बच्चों, सेम पर्सन है, जो पेई है वही होल्डर है। हुई बात क्लियर। उसके बाद में आप आ जाओ, अब जैसे मान लीजिए 1 साल की बात है, लेकिन इस भाई को 1 साल से पहले ही पैसे चाहिए, वही मैंने आपको अंग्रेज वाली बात बताई थी। तो ये क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट को, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक्स क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट को किसी जेड को दे देता है कि भाई तू मेरे को एक काम कर, पैसे अभी दे दे, और वाई से तो टाइम पे जाके पैसे ले लेना, क्योंकि उसमें और ऑर्डर लिखा हुआ है तो वाई मना तो कर ही नहीं सकता। अब ये इसका मतलब इसके पास डॉक्यूमेंट है 1 साल के लिए, लेकिन 2 महीने बाद वो इसने किसको दे दिया, जेड को दे दिया। तो जेड के पास अब ये डॉक्यूमेंट कितने टाइम के लिए रहेगा, 12 महीने की बात हो रही ना, ओनली फॉर 10 मंथ्स। तो 2 महीने तो एक्स के पास रह लिया, अब बाकी के 10 महीने किसके पास रहेगा,
जेड के पास। तो वाई भुगतान किसको करेगा? एक्स तो साइड में हो गया ना, एक्स ने तो किसके नाम कर दिया? जेड के नाम। तो इसका मतलब एक्स की तो अब कहानी खत्म। तो यहां पर जेड जो है ये अब हमारा क्या हो गया? पेई हो गया। ये हमारा क्या हो गया? पेई हो गया। लेकिन इसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो भाई एक्स ने तो वह जेड को दे दिया, तो इसके मतलब यहां पर अब होल्डर भी कौन हो गया? ऑब्वियसली कौन हो गया? जेड हो गया ना। लेकिन जो जेड है वो सिर्फ अब बाकी 10 महीने के लिए होल्डर माना जाएगा। तो अपने जनरली इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि यार टाइम कितना ड्यू रह गया, बोलते हैं ना टाइम कितना ड्यू रह गया। तो ये जेड इससे पूछता है कि भैया जो तेने पैसे लेने हैं ना वही से, उसका अब कितना टाइम ड्यू रह गया। तो यहां पे एक्स कहता है भाई 10 महीने पड़े हैं। ड्यू वर्ड आ गया ना, आ गया ना ड्यू वर्ड। तो अब यहां पे ये जो जेड है ना, वैसे होना तो ये होल्डर चाहिए क्योंकि अब डॉक्यूमेंट इसके पास रहेगा, लेकिन सेक्शन जो है आपका आगे वो आपको बता रहा है कि अब ये होल्डर, इसको हम बोलेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक होल्डर से जब आगे वो डॉक्यूमेंट जाएगा तो इसका मतलब कुछ टाइम तो कम हो गया, बाकी टाइम के लिए नेक्स्ट पर्सन होगा। तो क्या नाम आ गया हमारे पास? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो आप देखिएगा लोग तो दो ही रहेंगे, पार्टी हमेशा ही दो रहेगी, पर नाम देखो चेंज हो गए। यहां पे ये आपका पेई था और ये मेकर था, इसी पेई को हमने क्या नाम दे दिया? होल्डर। तो इसका मतलब यहां पे हमारे पास 3 नाम आ गए, आगे ना, पार्टी दो ही है पर नाम 3 है। अब जैसे ही ये एक्स इस जेड को देगा तो यहां पर जेड क्या हो जाएगा? पेई हो जाएगा, पर होल्डर की जगह इसका नाम क्या हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया। तो हर वक्त पार्टी दो ही रहेगी, पर नाम देखो कितने हो गए? मेकर, पेई, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब यहां पे 2 नाम और आपको मिलेंगे, एंडोर्सर और एंडोर्सी, पृष्ठांकक और पृष्ठांकिती। ये क्या होते हैं ये भी देखो। देखो ये जो एक्स है ये क्या करेगा? इस जेड के नाम डॉक्यूमेंट करेगा। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये प्रोमिसरी नोट है, ठीक है, ये प्रोमिसरी नोट है। तो इसके बैक साइड में आ जाइए, पृष्ठ के पीछे आगे, और यहां पे उसने जेड का नाम लिख के और नीचे साइन कर दिए। तो ये जो प्रोसेस है कि किसी प्रोमिसरी नोट के बैक साइड में, बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक साइड में या चेक की बैक साइड में आपने किसी का नाम लिखा और नीचे साइन कर दिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट। तो ये एंडोर्समेंट किसने की? इस एक्स ने की। तो इसी एक्स का अब देखिएगा एक और नाम आ गया और वो है एंडोर्सर। एंडोर्सर, और किसके नाम की? जेड के नाम की। तो इसी को अपन बोल देंगे एंडोर्सी। एंडोर्सी। देखो पार्टी तो 2 ही है पर नाम कितने हो गए? ये तो अकेला बेचारा मेकर ही है, इसकी कोई टेंशन नहीं है, आपको डेटर क्रेडिटर वर्ड यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो ये भाई साहब क्या हो गए? मेकर। अब इधर आ जाओ, एक्स के लिए क्या क्या नाम यूज करेंगे? एक्स के लिए पहला नाम तो है पेई, इसी को हम बोलेंगे होल्डर। अगर ये एंडोर्स कर दे तो इसी का नाम हो जाएगा एंडोर्सर, और जिसको एंडोर्स किया गया है वो है एंडोर्सी। और सेकंड पेई भी हो गया क्योंकि एक्स तो हट गया, अब दूसरा पेई कौन आ गया? जेड आ गया। तो पेई भी कौन हो जाएगा? जेड हो जाएगा। यहां पे एक्स होल्डर था और जेड आपका क्या हो जाएगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो दोबारा देख लीजिए, नाम हमारे पास कितने सारे हो गए? पार्टी सिर्फ 2 है। तो कौन कौन सी? दोबारा देख लीजिएगा, एक तो मेकर हो गया, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपका ये डेटर है जो प्रॉमिस टू पे कर रहा है। सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रेडिटर की तरफ से है। तो एक्स जो है उसके लिए हम क्या क्या वर्ड यूज करेंगे? पहला पेई, दूसरा होल्डर और तीसरा एंडोर्सी, एंडोर्सर सॉरी। तो ये कोई अलग अलग नहीं है, एक ही पार्टी के 3 नाम हैं। अब अगर इसने ये आगे दे दिया जेड को और जेड ने आगे दे दिया
ए को ए ने आगे दे दिया, बी को बी ने आगे दे दिया, सी को, तो अगली जितनी भी पार्टीज हैं उनको अब होल्डर नहीं कहा जाएगा, होल्डर एंड ड्यू कोर्स कहा जाएगा। और एक नाम उनके साथ और जुड़ जाएगा, एंडोर्सी का, क्योंकि वो एंडोर्समेंट के थ्रू उनके पास गया है। पेई आपका अब एक्स की जगह वाई होएगा, तो पेई का आपका पेई ही वर्ड रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। तो आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद में जब भी आप ये वर्ड आपके सामने आएंगे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके, अब हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की।